ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, ठीक है। और उसमें जो हमें इक्वेशन मिला था दैट वाज ओके, वर्क डन टू मूव ओके अ डाइपोल या वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल बाय एन एंगल थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू पी इनटू ब्रैकेट cos of theta naught minus cos of theta, where theta naught is what is the initial position, yeah, it is the initial angle that is made by the dipole, okay, with the electric field. और थीटा क्या है? तो it is the final angle, okay, which is made by the dipole when we actually rotate it, okay. और जब हम लोग इसको रोटेट करते हैं तो जो भी वर्क डन होता है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला p इंटू ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओके ये दो केसेस भी डिस्कस किए थे। इफ इनिशियली द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर इनिशियल पोजीशन पे डाइपोल इफ इट इज एट 90 डिग्री टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा डाइपोल है, ओके। तो इफ द डाइपोल इज वर्टिकल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो थीटा नॉट रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा? इट विल बी π/2 ओके रेडियन। और वो जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ओके तो हमें क्या मिलेगा? सो कॉस ऑफ π/2 इज व्हाट? इट इज 0। आपको मिलेगा ओके द वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस ओके पी इंटू ई, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यस, पी इंटू ई कॉस ऑफ थीटा, ये क्लियर है, ओके। अच्छा, माइनस पी इंटू ई कॉस ऑफ थीटा, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, पी कॉस थीटा इज नथिंग बट ओके वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, ओके। यस, नाउ इसके बाद फिर सेकेंड वाला केस था, इफ इनिशियली द डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड। इसका मतलब क्या कि थीटा नॉट का वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू इज 0, ओके। ऐसे केस में कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉस 0 विल बी इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा द वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? पी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला यहाँ पे एक सम दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है। An electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 1 microcoulomb, separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external electric field of 10 raised to 5 Newton per coulomb. Okay, तो सबसे पहले क्या बोला हुआ है? Electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 1 microcoulomb. Okay, तो डायपोल का जो कंसेप्ट है हम लोग बोलेंगे लेटस से जो टू चार्जेस हैं, पहला वाला प्लस क्यू रहेगा, तो इट इज गिवन एज 1 माइक्रोकूलम, दैट इज 10 raised to minus 6 कूलम। और जो दूसरा वाला है दैट विल बी माइनस क्यू, दैट विल बी माइनस 1 माइक्रोकूलम, दैट विल बी अगेन इट इक्वल टू व्हाट? 10 raised to minus 6 कूलम विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब इसमें आपको बस एक बात ध्यान में रखना है कि पहले आपको तो डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के पहले जो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है ओके, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? इट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ट्वाइस एल का जो वैल्यू है इट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, ओके। 2 सेंटीमीटर यानी हो गया 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, ओके। तो अगर डायपोल मोमेंट की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे वेक्टर पी इज नथिंग बट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज क्यू डॉट 2l, ओके। दैट इज पी इज इक्वल टू व्हाट? क्यू इंटू 2l। अब जो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बता देता हूँ, बेसिकली डायपोल ये कुछ इस तरह से रहेगा। ये आपका प्लस क्यू है, ओके, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे एक डिस्टेंस पे माइनस क्यू है, ठीक है। और माइनस क्यू से ओके प्लस क्यू अगर मैं एक वेक्टर बनाता हूँ तो ये हमारा वेक्टर जो रहेगा दैट विल बी ओके वेक्टर 2l, ये क्लियर है। तो एनीवे डायपोल मोमेंट p इज गिवन बाय q डॉट 2l। q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करना है 10 रेज टू माइनस 6 इंटू 2l। 2l का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, ओके। तो आपका p का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम एज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 मीटर, ओके। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अभी आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है सम में, वो देख लेते हैं, ओके। The dipole is placed in an external electric field of 10 raised to 5 Newton per coulomb, okay। यानी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ कितना है? 10 raised to 5 न्यूटन पर कूलम या न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स, ओके। यस, तो ऐसे केस में जो फर्स्ट आपको दिया हुआ है द मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द फील्ड ऑन द डायपोल, ओके। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जो टॉर्क का वैल्यू होता है दैट इज गिवन बाय व्हाट? वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर ई विच इज नथिंग बट इक्वल टू ओके। फिलहाल अगर मैं सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो टाउ क्या रहेगा? इट विल बी पी ई साइन थीटा, ओके। और हम लोग बोलेंगे टाउ मैक्स क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे मैन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री
साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, विच इज इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे टाउ मैक्स जो रहेगा दैट विल बी पीई साइन 90, और यू कैन से इट विल बी पीई इंटू साइन 90 का वैल्यू क्या है, इट इज 1। तो सिंपली पी इंटू ई लिख देते हैं, विच इज नथिंग बट पी का वैल्यू कितना है हमारा, इट इज 2 इंटू 10 रेज टू -8 इंटू ई का वैल्यू कितना है 10 रेज टू 5। ओके, तो आपका जो टाउ मैक्स आएगा दैट विल कम एज 2 इंटू 10 रेज टू -3 न्यूटन मीटर। ओके, सो ये आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, ओके, विच इज एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, ओके, विच इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यस। एनीवे इसमें सेकेंड पार्ट भी है, द वर्क the external agent will have to do in turning the dipole through 180 degree starting from the position theta equal to 0 degree। ओके, अब ऐसे केस में आपको ये जो ऊपर का फॉर्मूला है वो यूज करना है। ये बाहर से थोड़ी आवाज आ रही है, थोड़ा इसके साथ आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है, okay? क्योंकि वो फैक्टर मेरे भी हाथ में नहीं है, ओके, टू कंट्रोल द पार्किंग ऑफ द डॉग। ओके, यस। एनीवे, वर्क डन टू मूव द डाइपोल, ओके, बाय द इनिशियल पोजीशन। अभी इनिशियल पोजीशन क्या था उसका, थीटा नॉट। थीटा नॉट से आप जब उसको थीटा पे मूव करते हो तो फॉर्मूला क्या है, इट इज पी कॉस ऑफ थीटा नॉट माइनस कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो ये लिख देता हूं मैं, द वर्क डन, लेट अस से नेट वर्क डन इज यू, या फिर मैं डब्ल्यू बोल देता हूँ, विच इज इंक्रीज इन व्हाट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू पीई कॉस ऑफ थीटा नॉट माइनस कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब P इंटू ई का जो वैल्यू है, ओके, वो तो हम लोगों के पास है, वो कितना है, इट इज 2 इंटू 10 रेज टू -3। ये वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, कॉस ऑफ थीटा नॉट, कंडीशन क्या दिया हुआ है आपको, ओके, दे हैव सेड द वर्क द एक्सटर्नल एजेंट विल हैव टू डू इन टर्निंग द डाइपोल, ओके, थ्रू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन, ओके, थीटा इक्वल टू 0। यानी थीटा नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दे हैव गिवन इट एज 0 डिग्री। ओके, 0 से आपको 180 डिग्री पे मूव करना है। ओके, तो यहाँ पे थीटा नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 0, और थीटा का वैल्यू जो है, जो एंगल से आपको मूव करना है, ओके, दैट इज 180 डिग्री। तो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 10 रेज टू -3, कॉस 0 1 होता है, माइनस कॉस ऑफ 180 इट इज -1। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज कर लिया है। तो विल से आपका जो फाइनल आंसर आएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू वॉट, 2 इंटू 10 रेज टू -3 and 1 minus of -1, यानी कितना हो जाएगा, 1 plus 1 that is going to be 2। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू -3 जूल। ये तो आप इसको न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान में रखो कि वर्क डन हमेशा हम लोग जूल में बताते हैं। ठीक है, यस। एनीवे टेक्स्ट बुक के आंसर देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में जो मैक्सिमम टॉर्क है इट इज 2 इंटू 10 रेज टू -3 न्यूटन मीटर, और जो वर्क डन है इट इज 4 इंटू 10 रेज टू -3 जूल। ठीक है, तो दोनों ही आंसर हम लोगों के मैच हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो समझ में आया। ठीक है, और ये ऊपर का भी जो डेरिवेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोगों ने इसके प्रॉपर नोट्स बनाने चालू करना है, हम लोग भी इसके नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, लेकिन जो भी लेक्चर होता है, ओके, आपका काम है कि लेक्चर देखते देखते, ओके, आप लोगों ने आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, क्योंकि वो जो नोट्स आप लोग बनाओगे वो आपके लिए सबसे मैक्सिमम बेनिफिशियल रहेगा। ओके, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है और आपके नोट्स भी साइमल्टेनियसली बन रहे हैं। ठीक है, यस। एनीवे, ओके, तो इसके बाद जो कंसेप्ट है दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज कंसेप्ट ऑफ व्हाट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, तो ये जो है ये टर्म्स आप फेमिलियर हो, स्कूल टाइम में भी आप लोगों ने सीखा हुआ है। ओके, ये ना 8 या 9 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा रहेगा। ओके, सो व्हाट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज बैड कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। ओके, तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जो भी सब्सटेंस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है, ओके, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, गुड कंडक्टर्स। ओके, और ऐसे कुछ सब्सटेंस, ओके, विच वेरी पुअरली कंडक्ट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बैड कंडक्टर्स, क्योंकि उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। ओके, और कुछ जो सब्सटेंसेज रहते हैं वो बिल्कुल भी, ओके, कंडक्ट नहीं करते हैं, यानी एकदम निग्लिजिबल करंट उसमें फ्लो होता है, नैनो एम्पियर के ऑर्डर का। ओके, तो ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इंसुलेटर्स। ओके, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी द कंसेप्ट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, when you come in contact with wires in wet condition,
or while opening the window of your car, you might have experienced a feeling of electric shock. Why don't you get similar experiences with wooden materials? Okay, अब ये बहुत बार होता है. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. ओके, जैसे अगर आप स्विच ऑन या ऑफ कर रहे हैं, तो कभी कभी वो स्विच ऑन या ऑफ आप जब करते हो तो आपको शॉक लगता है. अब ये क्यों लगता है? तो हम लोग बोलते हैं कि उसके कुछ रीजंस हो गए. एक तो जो स्विच है वो थोड़ा सा ब्रोकन रहेगा. ओके, या फिर एयर में क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा. तो ये मॉइस्चर क्या करता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, देखो जब भी आप स्विच ऑन या ऑफ करते हो, ओके, हम लोग बोलते हैं मेक एंड ब्रेक ऑफ सर्किट होता है. ओके, और जब मेक एंड ब्रेक ऑफ सर्किट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. अब वो जब ट्रांसफर होते हैं या वो जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, तो अगर एयर में मॉइस्चर रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आके आपके बॉडी में भी एंटर कर लेते हैं. और जब आपके बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको कंडक्ट करती है. ओके, सो वेन एवर योर बॉडी कंडक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट, हम लोगों को एक फीलिंग आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो बेसिकली यहाँ पे वही दिया हुआ है. द रीजन यू गेट अ शॉक इज दैट there occurs a flow of electrons from one body to another body when they come in contact via rubbing or moving against each other. Shock is basically a wild feeling of current, okay, passing through your body. यानी हमारी बॉडी भी क्या है, इट इज एक्चुअली कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. ये आपको ध्यान में रखना है. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इट इज अ गुड कंडक्टर. ओके, डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे एज कंपेयर टू मेटल, ओके, बॉडी जो है वो कम ही कंडक्ट करेगी. लेकिन हम लोग बोलते हैं कि एवरी बॉडी, यानी हम लोग बोलते हैं जो भी लिविंग बींग्स हैं, ओके, हम लोग बोलते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है. ओके, यस. नाउ व्हाट एग्जैक्टली कंडक्टर्स आर? ओके, वी से कंडक्टर्स आर मटेरियल्स और सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम. ओके, अब इसके पीछे रीजन क्या है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. दिस इज बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, ओके, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इन मेटल the outer valence electrons are loosely bound to the nucleus and thus are free for conductivity when an external electric field is applied. Okay, तो हम लोग बोलते हैं कि स्पेशली इन केस ऑफ मेटल्स हम लोग बोलेंगे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके, यानी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो लूजली हेल्ड रहते हैं. ओके, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं वेन एवर वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर अवेलेबल फॉर व्हाट, कंडक्टिविटी. ओके, जब हम लोग नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स या फिर मैं ओके सेमीकंडक्टर्स की बात करता हूँ, सो एज कंपेयर टू मेटल्स इनकी जो कंडक्टिविटी रहती है वो बहुत कम रहती है. सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी रहती है इट इज बिटवीन व्हाट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, ये हम लोग सेमीकंडक्टर टॉपिक में देख चुके हैं. ओके, मैं आपको एक छोटा सा रिविजन दे देता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग कोई भी एटम को स्टडी करेंगे, ओके, तो व्हाट वी से इज कि एटम के सेंटर में क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहता है. ओके, यस. और हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, अलग अलग ऑर्बिट में क्या होते हैं, बेसिकली, एक मिनट, यस, अलग अलग ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि हर एक ऑर्बिट का एक एनर्जी लेवल रहता है. ओके, ऐसा हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी सीखा हुआ है, और अगर आपने नहीं सीखा होगा तो ये ध्यान में रखना है. ओके, कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके, अब ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ. ओके, जो हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे दिखा रहे हैं वो क्या है, वो एनर्जी लेवल है. हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम लोग क्या बता रहे हैं, ओके, ये ऑर्बिट है, यानी ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया. ठीक है, यस. अब मैं आपको सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ. लेट अस से विल टेक मैग्नीशियम एटम 282. ओके, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम लोग बोलते हैं इट इज 12. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इट इज 282. इसका मतलब क्या है, थ्योरेटिकली अगर मैं एक मैग्नीशियम एटम लेता हूँ, ओके, तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे फर्स्ट ऑर्बिट में वो सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे, जिसको मैं बोलूंगा E1. ओके, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सेकंड ऑर्बिट में, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, तो ये जितने भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, वो सब के सब सेकंड ऑर्बिट में एंड दे आर एट एनर्जी लेवल E2. और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट में दे आर एट एनर्जी लेवल E3. ये आपको क्लियर है? अब ये क्या है, दिस इज द थियोरेटिकल कंडीशन. ठीक है, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? तो हम लोग बोले कि यस, इट इज पॉसिबल फॉर एन आइसोलेटेड मैग्नीशियम एटम.
ओके, अब ये आपको ध्यान में रखना है, आइसोलेटेड मैग्नीशियम एटम यानी क्या, तो एक ऐसा एटम है जिसको हम लोगों ने ओके एक इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर रख दिया, और ये बॉक्स ऐसा है कि जिसमें कोई हीट भी नहीं है, यानी वो बेसिकली हीट भी कंडक्ट नहीं करेगा, या फिर उसमें हीट एंटर भी नहीं करेगी थ्रू रेडिएशन, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेगी, ना कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेगी। ओके, तो ये जो एटम रहेगा वो क्या रहने वाला है, परफेक्टली इंसुलेटेड रहेगा। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्हें क्या, फॉर अ गिवन ऑर्बिट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दो के दो क्या रहेंगे, सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे। सेकंड इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो सबके सब क्या रहेंगे, हम लोग बोलेंगे सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे। ओके, और हम लोग बोलेंगे कि जो थर्ड ऑर्बिट है, ओके, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे। ओके, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करूं, ये ना, अगर मैं एक मैग्नीशियम एटम लेता हूं विच इज सराउंडेड बाय नेबरिंग मैग्नीशियम एटम, ओके, ऑल्सो हम लोग बोलते हैं इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर से उसको क्या मिलेगा, मे बी एटमॉस्फेयर में कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि मे बी एटमॉस्फेयर से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। देर आर मेनी चांसेस, ओके, कि जहां से उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्साइट हो गए। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि फॉर अ गिवन ऑर्बिट ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट द सेम एनर्जी लेवल। ओके, ये आपको मैं थोड़ा सा सेमीकंडक्टर्स का रिविजन करा के दे रहा हूँ। बोलने का मतलब क्या है कि अभी ये जो मैग्नीशियम एटम है, ओके, तो इसको हम लोग क्या बता रहे हैं, दिस इज योर एक्सपोज्ड मैग्नीशियम एटम। इन्हें इट कैन बी विद अदर मैग्नीशियम एटम्स ऑल्सो, जिनकी न्यूक्लियस, ओके, अदर एटम्स के न्यूक्लियस भी ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डेफिनेटली क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। ओके, या फिर ये जो एटम इट इज बेसिकली एक्सपोज टू बॉट एटमॉस्फेयर, वहां से उसको हीट या इलेक्ट्रिक फील्ड या एनर्जी इन एनी ओके टाइप ऑफ रेडिएशन भी उसको मिल सकता है। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे थ्योरेटिकल केस में जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स थे वो सेम एनर्जी लेवल पे थे, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझेगा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट के भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच में क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। यानी वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे, और वो फ्लक्चुएट हो गया लोअर एंड अपर लिमिट के बीच में। तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंगल लेवल दिखाया था, ओके, हर एक ऑर्बिट के लिए एक एक लेवल दिखाया था। ओके, प्रैक्टिकली हम लोग बोलते हैं हर एक ऑर्बिट के लिए क्या रहता है, एक लेवल नहीं रहते, देयर आर 2 लेवल्स, लोअर लेवल एंड अपर लेवल। और हम लोग बोलते हैं ये जो लोअर लेवल एंड अपर लेवल टुगेदर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओके, फर्स्ट एनर्जी बैंड। यानी लेवल 1 के लिए या फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट एनर्जी बैंड। ओके, और ये फर्स्ट एनर्जी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन अपर लेवल पे, एक इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पे। ओके, या फिर हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली यहाँ पे प्लेस्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस्ड है। ओके, अब जब मैं सेकंड ऑर्बिट में जाऊंगा तो उसका सेकंड एनर्जी बैंड रहेगा। ओके, ये आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो ये बैंड के एनर्जी लेवल के बीच में रहेंगे। ओके, लेकिन ये रैंडमली प्लेस्ड रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम एनर्जी लेवल पे। ओके, यस, तो ये कितने हुए आपके, 4, 2, 6, 7 और 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने इस तरह से दिखा दिए, एंड रिमेनिंग 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है थर्ड ऑर्बिट के, वो कुछ इस तरह से रहेंगे। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, दिस इज द थर्ड एनर्जी बैंड। अभी जो थर्ड एनर्जी बैंड है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, वैलेंस बैंड। ओके, और हम लोग बोलते हैं ये जो वैलेंस बैंड है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वैलेंस बैंड। तो हम लोग बोलते हैं कि जो मेटल्स रहते हैं, ओके, मेटल्स के केस में वी से द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, ओके, आर वेरी लूजली हेल्ड। ओके, ये आपको आया समझ में? अब मैं आपको एक और डायग्राम बना के बताता हूँ। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, मैं अलग कलर यहाँ पे यूज करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से इसको नोट कर लेना है, ठीक है?
तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जनरल केस देख रहे हैं इन केस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स, और उसके बाद वापस हम लोग हमारी जो थियरी है उसको रेज्यूम करेंगे। ओके, और इसको जानबूझ के मैं अलग कलर से बना रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बॉटम से स्टार्ट करूँगा। ओके, यस, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, सिंपली एक वैलेंस बैंड बना रहा हूँ, एंड दिस वैलेंस बैंड इज ऑफ व्हाट, ओके, मेटल। यानी बोलने के लिए, ओके, दिस इज द वैलेंस बैंड ऑफ मेटल, ओके, या वैलेंस बैंड ऑफ एटम ऑफ अ मेटल। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कब करेंगे, व्हेन दे आर इन द कंडक्शन बैंड। ओके, अब कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर इन बैलेंस बैंड। ओके, और जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं यानी उनको कोई भी टाइप की अगर एनर्जी मिली, एक्साइट होके वो थोड़े हायर लेवल पे चले जाते हैं। ओके, अब वो जब हायर लेवल पे जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं दे एंटर इनटू व्हाट, कंडक्शन बैंड। इन केस ऑफ मेटल्स हम लोग बोलेंगे कि जो कंडक्शन बैंड होता है, ओके, चाहिए तो उसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, इन केस ऑफ मेटल्स वी से कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ना, वो ओवरलैप होते हैं। ओके, यानी ये आपका हुआ वैलेंस बैंड और ये हुआ कंडक्शन बैंड, ये क्या होगा, ओवरलैप होगा। इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इनके बीच में कुछ कॉमन एरिया रहेगा। ये आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगल, दिस वन, ये इसका एक लेंथ ब्लू है और एक रेड है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में भी रहे, लेट अस से ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये वैलेंस बैंड में, तो दे आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन व्हाट, कंडक्शन बैंड। ओके, इसलिए इन केस ऑफ मेटल्स हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, they are simultaneously also present in what, conduction band. Okay, and hence these electrons are always ready for what, conduction. Okay, या हम लोग बोलते हैं कि ये हमेशा करंट पास करने के लिए क्या है, तैयार है। क्या आपको आ रहा है समझ में? ओके, वापस मैं बता रहा हूँ, वैलेंस बैंड यानी क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट, ओके, एनर्जी बैंड फॉर अ एटम, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके ऊपर क्या आता है, कंडक्शन बैंड। एक सब्सटेंस तभी कंडक्ट करेगा जब उसके इलेक्ट्रॉन्स, ओके, कंडक्शन बैंड में अवेलेबल, वरना वो सब्सटेंस कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। मेटल्स के केस में हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड का जो एनर्जी लेवल है ना, वो दोनों क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ओके, यस, या सिंपली अगर मैं ऐसे बोलूं कि दोनों के एनर्जी लेवल क्या है, ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये दोनों बैंड्स बहुत क्लोज है। तो हम लोग बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में अवेलेबल है तो साइमल्टेनियसली हम लोग बोलते हैं कि उसमें के कुछ इलेक्ट्रॉन्स या ऑल इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन व्हाट, कंडक्शन बैंड। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है इमीडिएटली, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ओके, बैलेंस बैंड से उनका स्लाइड शिफ्ट होकर वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ओके, दिस इज इन द केस ऑफ व्हाट, मेटल्स। नाउ इन केस ऑफ लेट अस से सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि उनके जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है ना, वो अलग अलग है। जो नीचे वाला है वो वैलेंस बैंड है, जो ऊपर वाला है वो क्या है, कंडक्शन बैंड है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में एक गैप है, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। और ये जो एनर्जी गैप है, ओके, अब वो एनर्जी गैप कैसे देखते हैं हम लोग, तो अपर लिमिट ऑफ वैलेंस बैंड, ओके, एंड लोअर लिमिट ऑफ कंडक्शन बैंड में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एनर्जी गैप। ओके, तो अनएक्साइटेड स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अभी जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, ओके, 14 है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 284। तो ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अनएक्साइटेड स्टेट में वो सब बैलेंस बैंड में रहेंगे, लेकिन जैसे उनको अगर एनर्जी मिल जाती है, ओके, अब वो एनर्जी इन्हें क्या है, तो दैट इज इक्वल टू ईजी। नाउ दिस ईजी इज व्हाट, इट इज गैप बिटवीन व्हाट, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। ओके, तो जैसे ये एनर्जी मिलती है, अब हम लोग बोलते हैं फॉर सेमीकंडक्टर्स, ओके, ईजी का जो वैल्यू रहता है इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग वैल्यू मिलेंगे, लेकिन हम लोग बोलते हैं ईजी का वैल्यू इज व्हाट, इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए इजीली
जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ओके, या फिर सेमीकंडक्टर्स को एटमॉस्फेयर से हीट मिलती है, तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जंप कर लेते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर्स भी क्या करते हैं, फिर कंडक्ट करना चालू करते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स के जो नंबर ऑफ अवेलेबल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत लेस रहते हैं, इसलिए उसका कंडक्टिविटी भी क्या रहता है, बहुत कम रहता है। ओके, यस, बट स्टिल वी से सेमीकंडक्टर्स टू सम एक्सटेंट दे कैन कंडक्ट। ठीक है, अब आते हैं इन द केस ऑफ व्हाट, नॉन मेटल्स। ओके, सबसे नीचे मैंने मेटल्स का एक डायग्राम बनाया हुआ है। ओके, फिर ये सेमीकंडक्टर्स बताया हुआ है जहाँ पे मैं एनर्जी गैप दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे नॉन मेटल्स बता रहा हूँ। नॉन मेटल्स में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड काफी दूर दूर रहते हैं, और हम लोग बोलते हैं इनके बीच में का जो एनर्जी गैप रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इट कैन बी अप टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इवन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो फोरबिडन एनर्जी गैप रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, वो इजीली एक्साइट नहीं हो पाते हैं। और वो इजीली, देखो, इजीली एक्साइट नहीं हो पाते यानी क्या, टू दैट एक्सटेंट वेयर दे कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ओके, देखो आप बोलोगे सर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे सकते हैं, वी कैन सप्लाई हीट, तो आप हीट सप्लाई करते जाओगे, लेकिन फिर भी हम लोग बोलेंगे फॉर एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी नहीं रहेगा कि जो आप एनर्जी थ्रू हीट प्रोवाइड कर रहे हो, कि हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या करे, जंप करे। ओके, अब ऐसे केस में अगर आप हीट सप्लाई करते जाओगे तो हम लोग बोलेंगे कि जो उसका फिजिकल स्टेट है सब्सटेंस का, वो क्या होने लगेगा, डिफॉर्म होने लगेगा। ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, ओके, और लेट अस से इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। ओके, यस, जब मैं कोई नॉन मेटल की बात करता हूँ, ओके, यस, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, या उसके जो इलेक्ट्रॉन्स विच आर देयर इन वैलेंस बैंड, ओके, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ओके, टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, विच इज नॉट इजी। हेंस वी से कि जो फोरबिडन एनर्जी गैप है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, to decide which is going to be a good conductor, which is going to be a semiconductor and which is going to be a bad conductor. तो इतना ध्यान में रखना है। फॉर नॉन मेटल्स Eg का वैल्यू क्या रहता है, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, एंड इट इज अप टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्लियर है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं मोस्ट ऑफ देम आर बैड कंडक्टर्स, और यू कैन से दे आर ऑल्सो, यू कैन कॉल देम एज इंसुलेटर्स ऑल्सो। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, यस। एनीवे, जो सेमीकंडक्टर टॉपिक है, ओके, उसको हम लोग वापस एक बार डिटेल में देखने ही वाले आगे, ओके, तब मैं आपको ये वापस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप अभी आपको गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में, ओके, फर्क समझ में आया है, या सिंपली कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में फर्क समझ में आया है, ठीक है। तो और साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है, ओके, कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि जो कोई सब्सटेंस को गुड कंडक्टर बनाता है, कोई सब्सटेंस को बैड कंडक्टर बनाता है, और कोई सब्सटेंस को इंसुलेटर बनाता है। तो दैट इज व्हाट, फोरबिडन एनर्जी गैप। ओके, तो इन केस ऑफ मेटल्स यू कैन से फोरबिडन एनर्जी गैप क्या है, इट इज 0 या फिर इट इज नेगेटिव, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, इन केस ऑफ, ओके, यू कैन से सेमीकंडक्टर्स, फोरबिडन एनर्जी गैप जो रहता है उसका वैल्यू इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, ओके, हम लोग बोलते हैं कि जो Eg का वैल्यू है, फोरबिडन एनर्जी गैप, इट इज ग्रेटर देन व्हाट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वापस टेक्स्ट बुक पे जाते हैं। तो वी से कंडक्टर्स आर मटेरियल्स और सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। ओके, क्योंकि उसके अंदर क्या रहते हैं, हम लोग बोलते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे आर साइमल्टेनियसली ऑल्सो प्रेजेंट इन व्हाट, ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है विच आर देयर इन व्हाट, वैलेंस बैंड, दे आर साइमल्टेनियसली ऑल्सो प्रेजेंट इन व्हाट, कंडक्शन बैंड। ओके, तो इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी अवेलेबल टू कंडक्ट। ये आपको आ रहा है समझ में, आपको एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए। ओके, तो ये जो पैराग्राफ उन्होंने दिया है वो मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अब यही सब आगे भी दिया हुआ है। दिस इज बिकॉज दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन अ मेटल द outer electrons are loosely bound to the nucleus and thus are free for conductivity when an external electric field is applied। ठीक है, यस, अब इसमें और ज्यादा डिस्कस करने ऐसा कुछ है नहीं। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या है, मेटल्स, ह्यूमंस, अर्थ एंड एनिमल बॉडीज आर ऑल कंडक्टर्स। ओके, यस, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था
कि हमारी बॉडी भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाती है। डेफिनेटली एज कम्पेयर टू मेटल्स हम लोग बोलेंगे कि उसका कंडक्टिविटी क्या रहने वाला है, लेस रहने वाला है, ठीक है। द मेन रीजन वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक इज दैट बीइंग अ गुड कंडक्टर आवर ह्यूमन बॉडी अलाउज अ रेजिस्टेंस फ्री पाथ फॉर करंट टू फ्लो फ्रॉम द वायर टू आवर बॉडी, ओके। यानी जब भी हमारी बॉडी कंडक्ट करेगी, ओके, सो वी एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। नाउ अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द कंडक्टर्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस का मतलब क्या, ओके। चार्ज जो है वो मोशन में नहीं है, या तो चार्ज जो है हम लोग क्या बोलते हैं, वो कंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ है या उसको डेवलप किया हुआ है। चार्ज डेवलप कैसे करोगे, तो अगर आप कंडक्टर के सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे, ओके, तो उसके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। या अगर आप वो कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा डेवलप, ओके, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। लेकिन ये जो चार्ज हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, इसका नेचर कैसा है, स्टैटिक है, ओके। तो अंडर द कंडीशन ऑफ, ओके, static charge या फिर under the electrostatic condition we'll say, okay, the metals या the conductors have following property. First property, in the interior of a conductor the net electrostatic field is zero, okay। अब इसका मतलब क्या है, तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप बना सकते हो, ओके। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो व्हाट वी आर सेइंग इज, लेट अस से एक कंडक्टर है, अभी फिलहाल मैं सॉलिड स्फीयर ले रहा हूँ, ओके। एक सॉलिड स्फीयर लिया हम लोगों ने और उसके ऊपर मैंने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। कैसे, तो वो जो सॉलिड स्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या कर लिए, निकाल लिए। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो चार्ज डेवलप हुआ है वो उसके आउटर सरफेस पे डेवलप हुआ है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा वो हम लोग सरफेस से दिखाते हैं इस तरह से। ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक में सीखा था। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है दे डू नॉट एंटर द इनसाइड ऑफ द कंडक्टर। बोलने का मतलब क्या है कि ये सरफेस के ऊपर चार्ज डिपॉजिट है, ओके, तो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ रहेंगे, ये अंदर की तरफ नहीं रहेंगे। यानी हम लोग ऐसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। वही आपके टेक्स्ट बुक में पहला वाला पॉइंट दिया है, इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज व्हाट, जीरो। जो भी फील्ड रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, ओके। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर, ओके। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैंने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे जो अवेलेबल पोटेंशियल रहेगा वो भी क्या रहेगा, ओके, इट विल बी यूनिफॉर्म। और हम लोग बोलेंगे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे जाता हूँ, लेट अस से कैपिटल आर इज व्हाट, इट इज रेडियस ऑफ द, ओके, सॉलिड स्फीयर। अब मैं सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके। अब ये सॉलिड स्फीयर पे मैंने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, लेट अस से एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, ओके। अगर मैं एक इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉ करता हूं तो ये जो इमेजिनरी स्पीयर रहने वाला है, ओके, यस, ये जो इमेजिनरी स्पीयर या जो इमेजिनरी स्पेरिकल सरफेस रहेगा, ओके, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी कैपिटल आर प्लस आर। एंड वो जो स्पीयर है उसका, वो स्पीयर के ऊपर के जो पॉइंट्स हैं, ओके, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस कितना रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी सिंपली स्मॉल आर। तो हम लोग बोलेंगे ये जो बाहर का स्पीयर रहने वाला है, ओके, इमेजिनरी स्पीयर, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर ऑफ इक्वल पोटेंशियल। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। और स्पीयर के अंदर यानी जो हमारा सॉलिड स्पीयर है उसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि इक्वी पोटेंशियल पॉइंट यानी क्या, तो सबके सब जीरो पोटेंशियल के पॉइंट रहेंगे, ओके। क्यों, तो हम लोग बोल रहे हैं चार्ज क्या है, सिर्फ एक्सटर्नली प्रेजेंट है। ये आपको आ रहा है समझ में। सो वापस एक बार ये रीड कर लेते हैं, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। ये क्लियर है। नाउ इन स्टैटिक सिचुएशन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो चार्ज। इसका मतलब क्या, इन स्टैटिक सिचुएशन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो चार्ज। यानी ये जो हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया हुआ है, ओके, ये एक सॉलिड स्पीयर है, उसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज डेवलप किया है, तो ये जो चार्ज है वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है। और अगर कोई चार्ज अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि अंदर की तरफ देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी अनबैलेंस चार्जेस, ओके। ये आपको आ रहा है समझ में। यानी फ्री चार्जेस तो रहेंगे क्योंकि ये मेटल है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन्स भी रहेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। लेकिन ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन स्टैटिक सिचुएशन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो चार्ज। कैन हैव नो चार्ज का मतलब क्या, जो नेट चार्ज है उसके, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इट इज व्हाट, जीरो। यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो भी ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर, ये जो मैंने प्लस साइन दिखाया ना,
ये सिर्फ सरफेस के ऊपर है, ये अंदर की तरफ एब्जॉर्ब नहीं होने वाले या इंटीरियर में एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये आपको समझा है। और सपोज अगर इंटीरियर में एब्जॉर्ब हुए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नेट पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है। एकदम सिंपल, ध्यान में रखो, स्टैटिक कंडीशन में ओके चार्ज सिर्फ बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। अंदर की तरफ डेफिनेटली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो जो नेट चार्ज है, आप ऐसे बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर नेट चार्ज इज व्हाट, इट इज जीरो। ये पॉइंट आपको आया समझ में? ओके अब इसके बाद जो फोर्थ वाला पॉइंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। ये हम लोगों ने बेसिकली देखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है या जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रहती है वो सरफेस को कैसे रहती है, वो सरफेस को हम लोग बोलते हैं इट इज परपेंडिकुलर। बोलने का मतलब क्या है, ये सरफेस को अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो ये टेंजेंट को क्या रहेगी, इट विल बी एट 90 डिग्री। ओके तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स में भी देखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एमिट होते हैं तो दे एमिट नॉर्मली टू द सरफेस। यहां तक क्लियर है? ओके विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब कंपलसरी नहीं है कि हम लोग बोलेंगे हमेशा हमें कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, जैसे स्पीयर हो गया, क्यूब हो गया। अब स्पीयर के केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर मैं एक रैंडम शेप का कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ लाइक दिस, तो मे बी मैं ऐसा बोलूंगा जब इसके ऊपर मैं चार्ज डेवलप करूंगा तो कुछ रीजन में हम लोग बोलेंगे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, लेकिन कुछ रीजन में हम लोग बोलेंगे चार्ज का डेंसिटी ज्यादा रहेगा, कुछ इसमें हम लोग बोलेंगे कम रहेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके यस। सो वी से कि हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहने वाला है। ओके देयर कैन बी सर्टन केसेस जहां पे हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये आपको आ रहा है समझ में? जैसे अभी ये जो हम लोगों ने रैंडम शेप का जो मेटल ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ओके तो कुछ जगह पे आप देख रहे हो कि जो चार्ज का डेंसिटी वो क्या है, ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो चार्ज का डेंसिटी वो क्या है, रिलेटिवली कम है। ओके ये आपको आ रहा है समझ में? ओके तो वही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर कुड बी डिफरेंट। ऐसा भी हो सकता है इट मे बी सेम थ्रू आउट। ओके सो इट मे और मे नॉट बी सेम, और यू कैन से इट कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये क्लियर है? ओके इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं कि उसका जो शेप है कंडक्टर का वो कैसा है। ठीक है यस। तो अभी ये पूरा थ्योरी पार्ट ही है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग समझाने के पहले मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। ओके ये पार्ट को हम लोग इरेज कर देते हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने सॉलिड स्फीयर बनाया था, अब इमेजिन करो मैं एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर बनाता हूँ। ओके यस एक हॉलो मेटल बॉल है ऐसा समझ लो, जिसके अंदर क्या है, चाहिए तो आप एयर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है बाहर की तरफ मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टॉपिक के स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा था कि अगर एक हॉलो स्फीयर है और उसके सरफेस के ऊपर आपने चार्ज क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसे केस में जो लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे वो बाहर की तरफ ही रहेंगे। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके कैसे जाने वाला है, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं मैं, रेडियली बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन हम लोग कभी ऐसे नहीं बताते कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो सेंटर तक कनेक्ट हो रहे हैं लाइक दिस। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा केसिंग है या ये जो पूरा मेटल स्फीयर है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो फील्ड भी जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है लेकिन अंदर की तरफ प्रेजेंट नहीं है। ये आपको आ रहा है समझ में? तो हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में भले ही हॉलो क्यों ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब सेम कंसेप्ट यूज करके यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? टू प्रोटेक्ट अ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डिस्टर्बिंग इफेक्ट्स ऑफ अदर चार्ज बॉडीज नियर इट, place the instrument inside a hollow conductor where E is equal to what, zero. This is called as what, electrostatic shielding. अब कुछ apparatus होते हैं या कुछ instruments होते हैं कि हमको ये चाहिए कि वो external electric field से disturb ना हो, या उसके जो readings हैं वो ज़्यादा fluctuate ना हो बाहर के external electric field की वजह से। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो apparatus है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है या जो भी डिवाइस है, हम लोग उसको किसके अंदर रखते हैं? वी कीप इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
ओके अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी क्या है, इट इज बेसिकली अ हॉलो मेटल बॉक्स, दैट्स इट, ओके, या हॉलो मेटल केसिंग, ओके, जिसकी वजह से बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, वो अंदर की तरफ क्या हो सकता है, या अंदर की तरफ एंटर नहीं होगा। तो जो डिवाइस जो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, तो उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं आते, ओके। अब इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, थिन मेटल फॉइल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दीज शील्ड्स, ओके। थिन मेटल फॉइल्स यानी क्या, थिन मेटल शीट्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। जैसे आप लोगों ने वो टेलीविजन पे वो ऐड देखा ही होगा, ओके, एल्यूमिनियम फॉइल्स रहते हैं, तो दीज आर व्हाट थिन शीट्स विच आर यूज्ड फॉर व्हाट, फूड पैकेजिंग, ओके। वैसे ही हम लोग बोलते हैं उससे थोड़ा थिक रहेगा, डेफिनेटली उतना पतला नहीं रहने वाला है, ओके, लेकिन हम लोग बोलते हैं मेटल फॉइल्स यानी क्या, थिन शीट्स ऑफ मेटल, ओके, उसके केसिंग बनाए जाते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। नाउ इसका एक और एग्जांपल है, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टे इनसाइड द कार देन नियर अ ट्री इन ओपन ग्राउंड सिंस द कार एक्ट्स एज शील्ड। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर बहुत बारिश है और लाइटनिंग हो रही है, ओके, तो इट इज एडवाइजेबल दैट यू स्टे अंडर या यू स्टे इनसाइड अ कार और अ बस, ओके, क्योंकि बस की बॉडी हो या कार की बॉडी, तो वो क्या है, इट विल एक्ट एज व्हाट, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो जो भी अंदर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम डैमेज होगा या फिर डैमेज नहीं भी होगा, ओके, यस, ये आपको आया समझ में। इसका रीजन क्या है, तो जो भी लाइटनिंग होगी या जो भी लाइटनिंग ग्राउंड को स्ट्रक होगी, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आ नहीं सकेगा, ओके। जो मेटल केस है, वो मेटल केस क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है दे विल कम इनसाइड, या इलेक्ट्रिक फील्ड विल एंटर इनसाइड। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। ऑलवेज रिमेंबर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल्स जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करेगा, लेकिन मेटल्स जो है वो उसके थ्रू, यानी मेटल सरफेस जो है उसके थ्रू लाइंस ऑफ फोर्स कभी पास नहीं हो सकते। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। देखो दो चीजें मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो होके उसमें से, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को वो पास होने नहीं देता है। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, यस। अब इसके बाद एक सिमिलर कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडे केजेस, ओके। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज फैराडे केज, तो हम लोग बोलते हैं इट इज एन एनक्लोजर व्हिच इज यूज्ड टू ब्लॉक द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टिव मटेरियल, ओके। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखा हुआ है, वैसे ही सेम कंसेप्ट है, ओके। और इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। MRI scanning rooms are built in such a manner that they prevent the mixing of external radio frequencies signals with the MRI machine, ओके। तो हम लोग बोलते हैं जहाँ पे MRI मशीन यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ओके। तो उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि ऑलरेडी देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स अवेलेबल, ओके। तो उसके अंदर बाहर का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसने एंटर नहीं होना चाहिए, इसलिए MRI मशीन जो है वो एक ऐसे रूम में हम लोग उसको रखते हैं जहाँ पे वी से देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और वी ऑल्सो कॉल इट एज व्हाट, फैराडे केज, कि बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंटर ना हो, ओके। तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। ये आपको आ रहा है समझ में, इट इज सिमिलर टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड द मटेरियल्स। ये जो पार्ट है ये एक बार आप लोग वापस एक बार रीड कर लो खुद से, ओके, कि व्हाट आर गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ओके, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, फैराडे केजेस। अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है तो प्लीज आप लोगों ने क्या करना है, आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, यस। अच्छा, अभी जो अगला पार्ट है दैट इज फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ मटेरियल, ओके। The electrical behavior of conductors and insulators can be understood on the basis of free charges and bound charges, okay। अब इसमें फ्री चार्ज क्या है, बाउंड चार्ज क्या है। फ्री चार्ज पहले हम लोगों ने सीखा हुआ है कि मेटल्स हैव व्हाट, या मेटल्स के अंदर क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, इन मेटेलिक कंडक्टर्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस and hence can easily get detached and move freely inside the metal, okay। These are called as what, free charges। अब ये जो फ्री चार्जेस है, आप ये देखो कि कभी भी जो प्रोटॉन्स है, ओके, वो कंडक्टिविटी में पार्ट नहीं लेंगे। हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो इसमें पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन होता है, तो मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एक्सचेंज हो गए और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। लेकिन स्पेसिफिकली मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि अ प्रोटॉन इज टेकिंग अ पार्ट, अ पॉजिटिव आयन कैन टेक पार्ट इन कंडक्शन एंड नेगेटिव आयन कैन टेक पार्ट इन कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन कंडक्शन, ओके, यस। नाउ when an external electric field is applied, they drift in the direction opposite to the direction of the applied electric field. These charges are called as free charges। यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, खुद नेगेटिवली चार्ज्ड है,
और हम लोग बोलते हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं हम लोग, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे। क्यों? ये पॉजिटिव से नेगेटिव मूव नहीं होते, ध्यान से सुनो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो नेगेटिव से रिपेल हो गए और पॉजिटिव के तरफ क्या हो गए, मूव हो गए। तो जब वो नेगेटिव से रिपेल हो गए पॉजिटिव के तरफ मूव हो गए, सो वी से दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। क्योंकि अभी तक जो हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे दिखाया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, लेट अस से, चलो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये इसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, या इसको लेट अस से ये पॉजिटिव, ओके, दिस इज पॉजिटिव साइड एंड दिस इज व्हाट, नेगेटिव साइड। ओके, तो ऐसा समझ लो कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव बताते हैं, ये क्लियर है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री चार्ज कैरियर्स जो है, वो कैसे मूव हो गए, वो नेगेटिव से रिपेल हो गए एंड पॉजिटिव की तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। ये आपको आ रहा है समझ में? इसलिए यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड they drift in a direction opposite to the direction of the applied electric field. Okay, these charges are called as free charges. Okay, the nucleus which consists of positive ions, okay, and the electrons of the inner shells remain held in the fixed position. Okay, अब बोलने का मतलब क्या है, the nucleus which consists of positive ions. Okay, न्यूक्लियस का मतलब ही क्या है, अगर मैं कोई एटम का सिर्फ न्यूक्लियस कंसीडर करूं और उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, ओके, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन। ये आपको आ रहा है समझ में? आउटरमोस्ट ऑर्बिट का अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकलता हूँ, ओके, तो जो बचा हुआ पार्ट रहेगा दैट विल बी व्हाट, पॉजिटिव आयन। ओके, फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि जो न्यूक्लियस है, ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है। ये प्रोटॉन्स जो है वो हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है। उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट आएगा, सेकंड ऑर्बिट आएगा, थर्ड ऑर्बिट आएगा। जो भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसको छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्बिट्स हैं उसके भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते या कंडक्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं लेते। ओके, तो ऐसे जो चार्जेस हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज इमोबाइल चार्जेस और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बाउंड चार्जेस। ये आपको आ रहा है समझ में? इन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एक्ट एज चार्ज कैरियर्स but their movements are restricted by electrostatic force between them, okay, and the external electric field. तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है, ओके, कि जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन, ओके, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि देयर इज नो नेट मोबिलिटी ऑफ द आयंस, ओके, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब तक हम लोग उसको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, ओके, तब तक हम लोग बोलते हैं कि आयंस एक्सचेंज नहीं होते हैं और करंट फ्लो नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी सीखा हुआ है। और इसके साथ ही कुछ एप्लीकेशंस भी जुड़े हुए, जैसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, यस, एनीवे, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ऑन इंसुलेटर्स। So in insulators, the electrons are tightly bound to the nucleus and thus are not available for conductivity and hence are poor conductor of electricity. ये एक्चुअली हम लोगों ने डिटेल में देखा हुआ है कि जो फोरबिडन एनर्जी गैप है उसका वैल्यू क्या रहता है, काफी ज्यादा रहता है। Now there are no free charges since all the charges are bound to the nucleus. An insulating material can be considered as a collection of molecules that are not easily ionized. An insulator can carry any distribution of external electric charges on its surface or in its interior, and the electric field in the interior can have non-zero values, okay, unlike conductors. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है, okay, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। An insulator can carry any distribution of external electric charges on its surface, okay, or in its interior, and the electric field in the interior can have non-zero values अनलाइक द कंडक्टर्स। इसका मतलब क्या है, तो इमेजिन करो एक प्लास्टिक का स्पीयर है जिसके ऊपर आपने क्या किया है, ओके, चार्ज डिपॉजिट किया हुआ है, ओके। अब एक मेटल का हॉलो स्पीयर है और एक प्लास्टिक का हॉलो स्पीयर है। मेटल के स्पीयर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि जो फील्ड है वो सिर्फ एक्सटर्नल रहने वाला है, अंदर की तरफ नहीं रहेगा, ओके, वही। लेकिन प्लास्टिक का जो हॉलो स्पीयर है या प्लास्टिक का अगर मैंने सॉलिड स्पीयर भी लिया तो भी हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ओके, वो अंदर की तरफ भी रहेगी। बेसिकली क्यों, तो हम लोग बोलते हैं जो इंसुलेटर्स रहते हैं, ओके, they are basically what dielectric and they allow the lines of force to pass through it. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, हाँ, वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो उसके लाइंस ऑफ फोर्स को वो अलाउ करते हैं टू पास थ्रू इट। ओके, यस, आई होप आपको ये आ रहा है समझ में। अब मोस्ट ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल दे एक्ट एज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक। ये आपको आ गया समझ में। Now what exactly is dielectric and what exactly is electric polarization, ये हम लोग क्या करने वाले, we'll see it in the next lecture, ठीक है।
आज जो भी मैंने सिखाया उसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे ग्रुप पे या पर्सनली मैसेज करके पूछना है, ठीक है। ये सो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। ओके।